हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम जो है क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी पढ़े थे, कुछ कॉमन एग्जांपल का। अब इसके बाद इसी का हम फिर पढ़ते हैं कि इस CFC को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। तो आपके मेनली जो है 4 फैक्टर्स होते हैं, तो उनके नाम आपके हैं। पहला नंबर नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड। दूसरा आपका है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मतलब केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। और तीसरी आपकी होती है साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का आकार। और चौथा नंबर आपका होता है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर भी निर्भर है। ये 4 मेन फैक्टर्स हैं जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नंबर में क्या जान लेते हैं, नेचर ऑफ द लिगेंड। तो आपको बताया गया था इसके पहले स्प्लिटिंग निकालने के लिए कि इसमें 2 प्रकार के लिगेंड्स होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड होता है और एक आपका स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है। तो जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उसी के डी कक्षक में पेयर करता है। तो इससे क्या होती है, उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। और इसमें क्या होता है, इसकी एनर्जी कम होती है, किसके कारण, ड्यू टू द वीक फील्ड लिगेंड। तो हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिटरमाइन करता है कि कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। तो इस स्पेक्ट्रोकेमिकल से इसके पहले भी बताया गया था, लेकिन दोबारा हम इसको बता देते हैं। तो मैं मतलब ऐसा लिगेंड हो जो केंद्रीय परमाणु के प्रति किस प्रकार वह एफिनिटी रखता है कंबाइन करने के या जुड़ने की, उसको हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर हमने दिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर का। तो ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय परमाणु के प्रति इंक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित होने की बंधुता रखते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, या इसी को वीक फील्ड लिगेंड भी क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले इसी पर चर्चा कर लेते हैं, वीक फील्ड और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। तो इसको हम अरेंजमेंट दे रहे हैं। सबसे कमज़ोर होता है वो I- होता है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा मजबूत Br- होता है, उससे और मजबूत Cl- आयन होता है, उससे और मजबूत F- आयन होता है, उससे और मजबूत OX2- मतलब A ऑक्सिलेट आयन है। तो और उसके बाद आप यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिख देते हैं, H2O। इससे भी अबाउट नियर सेम होता है, इसकी फैक्टर वैल्यू 1 होती है, इसकी क्या होती है 0.99 होती है, इसलिए थोड़ी सी कम होती है। तो अप्रॉक्सीमेशन में इसके अप्रॉक्स रखा गया H2O के। अब इसके बाद इससे जो आपका होता है Py है, Py से ज़्यादा NH3 है, NH3 से ज़्यादा इन है, और इन से ज़्यादा NO2- है। इन क्या होता है, एथिलीन डाइअमीन है। NO2 से ज़्यादा कौन है, Cn- है, और Cn- से ज़्यादा कौन है, CO है। तो यहाँ तक ये बॉर्डर लाइन हम बना देते हैं, डॉटर लाइन का। यहाँ से यहाँ तक आपको बताया गया था, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड, और ये क्या होते हैं, जनरली स्ट्रांग फील्ड लिगेंड। और ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, ये आपका है NO2- है, Cn- है, CO है, इन भी है आपका। इस मतलब यहाँ से H2O से इसकी फैक्टर वैल्यू होती है सेंट्रल एटम के प्रति 1। तो 1 से इन सब की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और 1 से इन सब की वैल्यू क्या होती है, लोअर होती है, लोअर फैक्टर वैल्यू। और इसका होता है हाइयर फैक्टर वैल्यू। तो वहाँ यहाँ पर वाटर कॉमन हो जाता है, वह वीक के भी केस आ जाता है और स्ट्रांग के, लेकिन जनरली रखा कहाँ जाता है, स्ट्रांग के केस में। लेकिन हाँ, जब यहाँ पर ये तुलना की जाएगी कि अगर Cn दिया H2O दिया हो, तो Cn क्या है, H2O की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
इसीलिए यहाँ पर ये वीक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। तो सब में ऐसे कॉमन कर सकते हैं। अगर इनकी दोनों की तुलना करें तो ब्रोमीन इज द मोर स्ट्रांगर दैन द I-, ये तो केस हर जगह बन जाएगा। इसी का नाम दिया गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिगेंड्स आर अरेंज्ड टू द एफिनिटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन दियर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ये आपका यहाँ से I-, Br-, Cl, F ऑक्जिलेट एनायन, H2 मतलब एक्वा कहते हैं, PY का पीरियडीन, NH3 इन का एथिलीन डायमीन, NO2- आपका नाइट्राइट जिसे कहते हो, Cn- साइनो ग्रुप, और CO माने कार्बोनिल। तो ये आपके चारों ग्रुप हो गए। तो ये क्या करता है देखिए, अब यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है आपको बताया गया था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। हाई स्पिन जनरली क्या देता है, हाई स्पिन एक कॉम्प्लेक्स देते हैं जनरली। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहाँ जाता है, इसका फीलिंग आउटर डी की तरफ, आउटर डी साइड में, आउटर डी साइड की तरफ जाता है। इसलिए ये क्या होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, N-1D में इसके इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता है। जनरली N-1D में ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करने की क्षमता रखता है या पेयर करता है। तो N-1D कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, ये आपके हो जाएंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इनके द्वारा दिया गया कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और N-1D में इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा तो इसकी CFC क्या होगी, ज़्यादा होती है, CFC हाई। और इसकी द्वारा बनाया गया CFC क्या होती है, लो। एक मतलब जनरल क्राइटेरिया है, ये निकालने क्राइटेरिया है कि इसकी CFC कम आती है और इसकी CFC ज़्यादा आती है। क्योंकि अभी इसके पहले एग्जांपल में आपको बताया गया था, जब CFC मतलब स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ले गया था उसकी CFC ज़्यादा आई थी, और जब हमने वीक फील्ड लिया था उसकी CFC कम आई थी। तो ये जनरल में हम कह सकते हैं कि जो नेचर ऑफ द लिगेंड होता है एक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को प्रभावित करता है। तो एक आपका पहला कंडीशन हो गया नेचर ऑफ द लिगेंड। तो कहने का अर्थ यही है कि अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होगा तो उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी या उसकी CFC ज़्यादा आएगी, और वीक फील्ड लिगेंड रहेगा तो उसकी CFC क्या आएगी, कम आएगी। अब दूसरे नंबर पे चलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। दूसरा नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ये केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या भी प्रभावित करती है या अफेक्ट करती है। वो कैसे करती, जिस केंद्रीय परमाणु पर जितना ज़्यादा आवेश होगा वो क्या करता है, उसकी CFC उतनी ही अधिक आ जाती है। जैसे इसी में हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है, CO कॉम्प्लेक्स वही है, COH2O का 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3+ दिया गया है, और एक आपकी होती है COH2O स्क्वायर ब्रैकेट 2+। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट से मतलब हमको ना कि इसके, तो इस केस में आप तुलना करेंगे तो इसकी CFC और इसकी CFC में अंतर आ जाएगा, जबकि दोनों आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स का आज हम CFC गणना करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है और इसकी वैल्यू कम आती है, इसको आप निकाल। और इसके एक आधार और है, इसका एब्जॉर्प्शन बैंड से लिया गया। तो जो इसके एब्जॉर्प्शन बैंड का आपका एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, वो होता है 18,600 cm इनवर्स, इतने पे होता है, वेव नंबर है। और इसका होता है 9,300 cm इनवर्स। देखिए दोनों में आपके एब्जॉर्प्शन बैंड का भी अंतर है। और इसका अगर कैलकुलेशन में निकालना चाहेंगे तो ये किस कंडीशन पे आएगा, ये D6 आएगा ये आपका, और ये आपका हो जाएगा D7। तो D6 का होगा तो इस ऑक्टाहेड्रल केस ऐसे ही देख लीजिए, जब D6 आएगा, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल केसेस है, तो ऑक्टाहेड्रल केस में नीचे 3 कक्षक होते हैं T2G, और ऊपर कितने कक्षक होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पर जब
इस केस में D6 है, तो D6 में क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग कहाँ होगी, नीचे होगी सब। 1 2 3 1 2 3 6 हो गया, तो 6 चौके 24, मतलब इसमें आ जाएगा आपका 24 DQ। लेकिन जब यहीं D7 हो जाएगा, यही केस, इस केस में D7 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाता है D7, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, और 24 में से आपको 4 को माइनस करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 18। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी सिर्फ क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर भी निर्भर करता आपकी स्प्लिटिंग। तो ऑक्सीडेशन नंबर दूसरा हो गया। अब तीसरा नंबर आप हम आते हैं इसके साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की साइज भी आपको स्प्लिटिंग को प्रभावित करता है। तो जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, या उसकी स्प्लिटिंग आसानी से हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपके सेंट्रल एटम की साइज़ ज्यों-ज्यों बढ़ती जाएगी आपकी स्प्लिटिंग बढ़ता जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल हम दे देते हैं। तो तीसरा नंबर आप क्या पढ़ रहे हो, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का साइज भी आपको इफ़ेक्ट डालता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पे। इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एक तो आपका ले लेते हैं कोबाल्ट, इसका ऑक्टाहेड्रल सब कॉमन एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। कोबाल्ट का भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 3+, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इसका एब्जॉर्प्शन बैंड 23,000 cm इनवर्स। इसी के नीचे आपका होता है रोडियम RH, इसका भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। अब ये भी आपका 3+ है, एक कंडीशन और ले लेते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन बैंड होता है 34 cm इनवर्स। एक एग्जांपल और देते हैं इरिडियम। इरिडियम का सेम कॉम्प्लेक्स टाइप है, सब में देखिए NH3 कॉमन है, 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब यहाँ पर हो जाता है 41,000 cm इनवर्स, ये इसका एब्जॉर्प्शन बैंड है। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका 3D6, ये आपका 4D6, ये आपका 5D6। अब देखिए यहाँ पर इनका कॉन्फ़िगरेशन भी ऑक्सीडेशन अवस्था पे समान है, लेकिन साइज़ क्या है, अंतर है। साइज़ दोनों का अंतर है। क्यों अंतर है, क्योंकि ये 3D का है। 3D का मतलब यहाँ पर हो गया, इसके लिए आपका बनेगा n का मान आएगा 4, n का मान आएगा 5, n का मान आएगा 6। मतलब हम कह सकते हैं ये 4th पीरियड का है, ये 5th पीरियड का है, और ये 6th पीरियड का। और जनरली हम अगर अब जाते हैं देखते हैं कहाँ पर पीरियाडिक टेबल में, तो पीरियाडिक टेबल में क्या मिलता है कि ऊपर से नीचे जाने पर किसी भी ग्रुप में आप जाते हो तो साइज़ आपकी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, साइज़ इंक्रीज करती है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इनर सेल बढ़ते हैं ऊपर से नीचे, इसलिए साइज़ इंक्रीज करेगी। जब साइज़ इंक्रीज करेगी तो आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी बढ़ता है। तो साइज़ इंक्रीजेज, साइज़ इंक्रीजेज, तो CFS आल्सो इंक्रीजेज। साइज़ कहाँ बढ़ती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने साइज़ बढ़ेगी तो आपकी CFS भी बढ़ेगी। और चौथा नंबर आपका एक और है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा जनरल वे में। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, चौथा नंबर, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर भी निर्भर करता है। अभी आपको इसके पहले एग्जांपल आपके सब कुछ कॉमन एग्जांपल दिए थे कैलकुलेशन करने के लिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFS और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFS के कुछ एग्जांपल आपको दिए गए थे। तो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होती है, CFS ज़्यादा आती है, और टेट्राहेड्रल केस में क्या होती है, CFS कम आती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है उनकी CFS ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सों से क्या होती है, लगभग आधी के बराबर होती है,
और उसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि डेल्टा टी इक्वल टू 4/9 डेल्टा आक्टा, ये रिलेशनशिप है। डेल्टा टेट्रा 4/9 किसका होता है, डेल्टा आक्टा का, ये रिलेशनशिप पाया जाता है। तो यहाँ से हमको क्या मालूम हो गया कि इसका 9 टाइम, 9 गुना लगभग 9 टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू अबाउट 4 टाइम डेल्टा आक्टा। यहाँ 4 से मल्टीपल है, 9 से मल्टीपल है, लगभग आधे का अंतर आता है सीएफएससी की। इसलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सों की आपकी सीएफएससी होती है, इट इज स्मॉलर देन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो हम कह सकते हैं कि आपके क्रिस्टल फिल स्प्रिंग को ये ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स भी अफेक्ट करता है। तो ये आपके 4 फैक्टर बताए गए। पहला नंबर क्या बताया गया था, नेचर ऑफ द लिगेंड्स, दूसरा नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, और तीसरा नंबर क्या बताया गया, साइज ऑफ द सेंट्रल एटम, और चौथा नंबर आपके सामने ही है ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल इसमें देख लीजिएगा, टेट्राहेड्रल का सीएफएससी सबसे कम होता है, उससे अधिक होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, और सबसे अधिक होता है आपका स्क्वायर प्लेनार का। अब इसे भी आगे लेक्चर में इसे भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सम कॉम्प्लेक्सेस, मैग्नेटिक मोमेंट हमको पढ़ना है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सम कॉमन एग्जाम्पल। कुछ कॉमन एग्जाम्पल के हमको क्या पढ़ना, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट मतलब है चुंबकीय आघूर्ण। तो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये डी ब्लॉक तत्वों के, तो इनका चुंबकीय प्रकृति भी होता है। इसके पहले बीबीटी में आप भी पढ़े थे, इसी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कि आपके कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक भी होता है और पैरामैग्नेटिक। लेकिन अकॉर्डिंग टू बीबीटी जो आपका बताया गया था कि ये तो पैरामैग्नेटिक डायमंड बताता तो है, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट को मतलब चुंबकीय आघूर्ण को गणना करने में सक्षम नहीं होता है। तो कौन होता है, सीएफटी। तो इसी सीएफटी के तहत आपको बताया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निर्भर किस पर करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल, मतलब इसके डी कक्षक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो आपके डी जनरल में एक चीज़ हम यहाँ पर बना देते हैं, ये आपका डी कक्षक हो गया। तो डी कक्षक में कितने, डी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक होते हैं। डी सबसेल कंटेन 5 ऑर्बिटल। तो इस 5 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे जाएगा, कितने अनपेयर्ड रह सकते हैं, 10, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मिनिमम कितना रह सकता है, 1 रह सकता है, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, अगर 1 है तो 1 अनपेयर्ड, 2 है तो 2 अनपेयर्ड, 3 है तो 3 अनपेयर्ड, 4 है तो 4 अनपेयर्ड, 5 है तो 5 अनपेयर्ड। ये मैक्सिमम रह सकता है। मिनिमम 1 अनपेयर्ड और मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड किसी भी डी कक्षक में रह सकता है, चाहे वह 3D का हो, चाहे 4D का हो, चाहे 5D का हो, चाहे 6D का हो। तो यहाँ पर कंडीशन आपका एक कंडीशन बन गया 1 to 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चाहे छठा इलेक्ट्रॉन आएगा तो 4 बचेगा, 7वां आएगा तो 3 बचेगा, 8वां आएगा तो 2 बचेगा, 9वां आएगा तो 1 बचेगा, और 10वां आएगा तो ये हो जाएगा। तो 2 कंडीशन मिल गया, एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 से लेकर 5, 1 से 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और 2 कंडीशन और बनेगा कि जो सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो D0 होगा और D10 भी होगा। और क्या होता है, D1 to D9, D1 to D9 मतलब 1 से 9 में तो पैरामैग्नेटिक, कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। अगर D0 और D10 हो गया तो ये हो जाता है डाया मैग्नेटिक, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालते हैं वो मैग्नेटिक मोमेंट के निकालते हैं, इससे कहते हो चुंबकीय आघूर्ण, और जिसकी आपका यूनिट होता है बोहर मैग्नेटॉन। तो इसका एक फार्मूला आपको डी ब्लॉक तो जब पढ़ाया जा रहा था तो बताया गया था कि मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है म्यू स्पिन के, केवल स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है इन द केस ऑफ द डी ऑर्बिटल, और डी ऑर्बिटल के सारे कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो म्यू इक्वल टू म्यू स्पिन इक्वल टू
रूट n इंटू n प्लस 2 इन Bm। Bm क्या है? बोहर मैग्नेटान, ये इसकी यूनिट होती है। तो बोहर मैग्नेटान में हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसका सिंबल है म्यू, या म्यू स्पिन बराबर n इंटू n प्लस 2 इन Bm। n क्या है? वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल। d कक्षक में उपस्थित आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, नंबर उसकी। अब यहाँ पर आपको बताया गया था 1 से 5 तक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और अगर D0 D10 कोई कॉम्प्लेक्स आयन या दे रहा है तो वो डायामैग्नेटिक होगा, और D1 से 9 अगर आपका कॉन्फिगरेशन है तो पैरामैग्नेटिक होता है। तो इसके लिए क्या निकाला जाता है? मैग्नेटिक मोमेंट, और इसके लिए हम वैल्यू भी लिख देते हैं। अगर 1 एम्पीयर n बराबर 1 है तो इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आती है 1.732 Bm। अभी कैलकुलेशन भी करके दिखा देंगे। n बराबर अगर आपका 2 होता है तो होता है 2.83 Bm। यदि का n बराबर 3 एम्पीयर होता है तो 3.87 Bm आता है। कैलकुलेशन भी कर लीजिएगा, मैं आएगा इतना ही आंसर। n इक्वल टू 4 अगर होता है तो 4 इंटू 89 Bm। यदि आपका आता है n इक्वल टू 5 तो आपका 5.92 Bm। अब कहोगे ये सब वैल्यू कैसे आएगा? सब कैलकुलेशन से आएगा। अब हम आपको एग्जांपल देते हैं और फिर निकाल के भी दिखाते हैं कि किस प्रकार उसका मतलब इलेक्ट्रॉन का भराव किया जाएगा T2G और Eg कक्षक में। तो ये आप इसको सब नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसमें कोई अंतर नहीं है, सीधे फार्मूले पाया हुआ है। पहला एग्जांपल लेते हैं, TiH2O का 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3+। ये आपका एग्जांपल है। टाइटेनियम का हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें आप देखेंगे Ti कितना होता है? 22 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना होता है? 3d2 ऑफ 4s2 होता है। अब यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन पर है? क्योंकि H2O आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड इसका 0 हो गया, तो किसी भी स्पीशीज़ पे जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो प्लस है, इसलिए प्लस आ जाएगा। तो Ti आपका हो जाएगा 3+, और यहाँ 22 है तो यहाँ हो जाएगा 19, अब बराबर क्या हो जाएगा? 3d1 और 4s0। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया और एक D से निकल गया, बचा कितना D में? 1। तो इस कॉम्प्लेक्स में Ti D1 कॉन्फ़िगरेशन पे है, तो इसका दिखा दीजिए स्प्लिटिंग। ये आप पढ़े हो कैसा कॉम्प्लेक्स? आक्टा, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 1 2 3 ये हो जाएगा T2G, और 1 2 ये हो जाएगा Eg। इलेक्ट्रॉन भरिए। सबसे पहले कहाँ भरेंगे? T2G में 3 कक्षक dxy dyz dzx और dx² -y² dz। नाम नहीं लिख रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ाया गया। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन? 1। एक का दिया तो एक का भरा जाए, क्योंकि सबसे पहले लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन भरा जाता, तब उसके बाद अपर लेवल बन जाता। इसलिए यहाँ H2 तो स्ट्रांग फील्ड है, लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आपका 1 आ गया, तो अब यहाँ पर n बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो यहाँ पर 1 कितना आ गया? 1 आ गया। तो इस केस में आपका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना म्यू बराबर आपका हो जाएगा म्यू स्पिन इक्वल टू रूट n इंटू n प्लस 2 Bm। अब देखो n का मान 1, तो 1 प्लस 2 भी हो गया, इसका रूट, और यह हो गया Bm। अब देखिए 1 प्लस 2 बराबर 3, और 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे 3 ही आएगा, तो यहाँ हो गया रूट 3 Bm। अब इसका जो आप रूट निकालते हो रूट 3 का, तो 1.732 आता, जो कि इसके पहले वाले भी दिया गया था कि जब n बराबर 1 होता तो कितना Bm होता? 1.732 Bm। देखिए निकल गया इसका आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अब और भी इसके बाद एग्जांपल देते हैं, कुछ इससे और अलग कॉन्फ़िगरेशन का दे देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का निकल गया, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स का निकाला जाता है बिग फील्ड और स्ट्रांग फील्ड के लिए। अब देखिए इसी के एक एग्जांपल और है, ये पढ़े होंगे FeCN6 स्क्वायर ब्रैकेट
3 माइनस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें क्या निकालना है आपको, इसको भी देखिए। अब Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होता है और 4s2 होता है। किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बताया गया था 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 26, यहाँ हो जाएगा 23। अब इसका हो जाएगा 3d5 और इसका हो जाएगा 4s0। 2 यहाँ से निकला, एक यहाँ से, तो किस ऑक्सीडेशन नंबर पे आ गया, D5 के आ गया। तो हम करते हैं D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी D5 हो गया। इसका स्फटिक कक्षक बनाना है। कैसा कॉम्प्लेक्स, ऑक्टा है, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ पर सीधे 6 बनाओ। 3 कक्षक नीचे और 2 कक्षक ऊपर। यहाँ हमने लिखा T2G, यहाँ हमने लिख दिया EG, जो कि इसके पहले बताया जा चुका है। अब यहाँ CN कैसा है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन भरिए। कितने कॉन्फ़िगरेशन है, 5 के। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5। क्यों, क्योंकि स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में पहले T2G में इलेक्ट्रॉन पूरा जब भरता है तभी ऊपर जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया 5। अब बताइए इस कंडीशन पे हमको क्या मिल रहा है, डी में कितने अनपेयर्ड, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 के लिए अभी भी सवाल ही लगाया गया, इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी, 1.732 BM, इतना ही आएगा। इसकी D5 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स FeCN6 के लिए D5 कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, तो इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई, 1.732 BM। तो अभी मैंने बताया था 1 से लेकर 5 तक का वैल्यू वही आएगा, चाहे जो कॉम्प्लेक्स सबका निकल जाएगा। अभी इसी कॉम्प्लेक्स में और दे देते हैं एग्जाम्पल। अब देखिए उसके लिए क्या आ जाता है। अब यहीं पर केस हम रिलेशन कर देते हैं। अभी दिया गया था इसके पहले COCl का 6 स्क्वायर ब्रैकेट 3 माइनस, ये आपका दिया गया था। इस केस में देख लीजिए कोबाल्ट के, कोबाल्ट का होता है 27, यहाँ हो जाएगा 3d7 और 4s2। अब इस केस में भी 3+ के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ 3+ लिख देते हैं, यहाँ 24 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3d6 हो गया और 4s0 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ से निकला, 1 यहाँ से निकला, तो बच्चा 1 6 हो गया। अब इसके बाद दिखाएंगे, क्योंकि ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, D6 आ रहा है इसका कॉन्फ़िगरेशन, T2G और यहाँ क्या हो गया EG, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, देखो यहाँ पर, इसलिए ऑक्टाहेड्रल है। 3 कक्षक नीचे बनते हैं, 2 कक्षक ऊपर बनते हैं। अब Cl कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन का भराव कैसे होता है, T2G के साथ साथ EG में भी जाता है अगर हाई इलेक्ट्रॉन पर्याप्त हो। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन दिया। अब देखिए इसके डी कक्षक में कितने अनपेयर्ड हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ n का मान हो गया 4, तो इसके लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, अभी 4 के लिए कैलकुलेट किया गया तो बताएगा 4.89। अब इसे वैल्यू रखिए, आ जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे 4, यहाँ भी रखेंगे 4, तो 4 और 2 6, 6 चौके √24 हो गया। अब जब √24 का मान निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4.89 BM, ये वैल्यू आ जाएगी जब n का मान यहाँ 4 कर देंगे। तो ऐसे रखेंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल जाएगा, जो कि बहुत सरल है, कैलकुलेशन में फार्मूले में सीधे रखना है। अब इसके बाद अगर और आप लोग एग्जाम्पल लगाइएगा, नहीं आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा। इसको पढ़िए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक